नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 फरवरी के दिन ज़्यादातर जो अयाश टाइप के लोग हैं वो मनाते हैं वैलेंटाइन डे। लेकिन आज वैलेंटाइन डे नहीं है, बल्कि आज ही के दिन वीरांगना फूलन देवी ने 14 फरवरी 1981 को अपने ऊपर हुए अन्याय, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार के आरोपियों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मारने का काम किया था और अपने जुल्म का अंत किया था। फूलन देवी थी कौन? साथियों, मैं बताऊंगा कि फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को गोहरा गांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता देवी दीन और माता मूला मल्लाह के घर फूलन देवी का जन्म हुआ था। फूलन देवी 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। फूलन बचपन से ही होशियार और होनहार थी और देवी दीन के पिता के पास 1 एकड़ जमीन थी। देवी दीन खेतों में काम करके, कड़ी मेहनत करके किसी तरह बच्चों का पालन पोषण करते थे। एक तरफ उनको पारिवारिक चिंता तो दूसरी तरफ बेटी सयानी हो रही थी, उसकी शादी ब्याह की चिंता सताए जा रही थी। साथियों, देवी दीन के पिता की मौत के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद देवी दीन के बड़े भाई ने उनकी जमीन पर कब्जा किया और इसको लेकर के फूलन ने उसी खेत में आंदोलन किया, धरने पर बैठ गई, जहां उसके बड़े पिता ने जमीन को हड़पने का काम किया। साथियों, कभी वह पारिवारिक परिस्थितियों से गुजरी तो कभी बाहरी लोगों की परिस्थितियों से गुजरी। ऐसे में फूलन देवी का विवाह 11 साल की ही उम्र में बेहमई गांव में वहाँ के एक अधेड़ व्यक्ति से करने का फैसला देवी दीन ने लिया। इस बात का जब पता फूलन को चला तो उसने इसका विरोध किया, लेकिन मजबूरन अंत में जाकर के उसने स्वीकार किया। शादी होकर के ससुराल गई। ससुराल में उसके पति ने उसके साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया और इतना ही नहीं, उसके साथ शारीरिक संबंध के साथ साथ मारता पीटता भी था और यहाँ तक कि उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। किसी तरह वह अपने मायके आई, लेकिन पिता ने फिर अपनी इज्जत को समझा और बेटी को ससुराल भेज दिया। साथियों, वह फिर गई और फिर उसका वही काम था, सताई गई, फिर वापस आई और इधर जमींदारों ने उस पर निगाह दौड़ाया और फूलन के साथ जो व्यवहार था वह अच्छा नहीं था। उसके चचेरे भाई ने मौका पा करके उसको फर्जी मुकदमे में जेल डाला। जेल में पुलिस वालों ने भी उसके साथ बदसलूकी की, रेप किया और किसी तरह से वह जेल से निकलने में सफल रही और मजबूरन वह पहुंची चंबल। चंबल में बाबू गुज्जर, जो चोरों का सरदार था, डकैतों का सरदार था, उसके गिरोह में पहुंची। दूसरे नंबर पर विक्रम मल्लाह था। विक्रम मल्लाह ने काफ़ी फूलन का हेल्प किया। बाबू गुज्जर की निगाह फूलन पर पड़ी और फूलन को उसने अपना हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन फूलन उसकी बातों में नहीं आई। बाबू गुज्जर जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। विक्रम मल्लाह ने उसका विरोध किया और इतना ही नहीं, बल्कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और अगली सुबह खुद बाबू गुज्जर डकैतों का सरदार बना
और इसी बीच जेल से भागे बेहमई के 2 डकैत श्री राम और लाला राम। वह पहुंचे चंबल, विक्रम के गिरोह में शामिल हुए। बाद में गिरोह में फूट पड़ी और इतना ही नहीं, श्री राम और लाला ने विक्रम मल्लाह की हत्या की और फूलन देवी को बंदी बना करके बेहमई ले आए। बेहमई में एक कमरे में भूखे प्यासे बंद करके उसके साथ गैंगरेप किया। बताते हैं कि जितने लोग पहुंचे थे सब ने हाथ साफ किया, किसी ने उसके दुख दर्द को नहीं समझा। भूखे प्यासे रह करके जिस प्रकार से उसने यातनाएं झेली, वैसे तो फूलन को मर जाना चाहिए था, लेकिन इधर जब उसके पुराने साथियों को पता चला तो वह चंबल से बेहमई पहुंचे और उसे छुड़ा करके पुनः चंबल लाए और वह फूलन देवी बनी चंबल की रानी। वह बनी डकैतों की सरदार और उसने मौके की तलाश में थी। और एक दिन वह दिन आया 14 फरवरी 1981। बेहमई गांव में किसी के शादी थी, किसी परिवार की शादी में तमाम गांव के लोग आए हुए थे। फूलन अपने साथियों के साथ गांव का दौरा किया और उसने सबसे पहले लाला राम और श्री राम को पूछा। उसके बाद गांव से 22 लोगों को, 22 आरोपियों को निकालकर लाइन में खड़ा करके एक तरफ से भूनने का काम किया और वहीं समाप्त हुआ उसके ऊपर हुए गुनाहों के आरोपियों का वह दिन। लेकिन उसे पछतावा यह भी हुआ कि जितने आरोपी थे उसमें से काफ़ी तो वहाँ पर थे भी नहीं। लेकिन वहाँ से फूलन निकली, फिर बीहड़ों में गई। इधर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। साथियों, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आग्रह किया कि लूटना पाटना छोड़ो, आत्मसमर्पण कर दो। उसने 3 शर्तें रखी और तीनों शर्तों को मंजूर किया कि उसके साथियों के साथ अत्याचार नहीं होगा, उन्हें मारा नहीं जाएगा, उसको बेइज्जत रखा जाएगा। ऐसी 3 उसकी शर्तें थीं। तीनों शर्तों को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मसमर्पण करने का जो अनुरोध किया, फूलन ने 13 फरवरी 1983 को भिंड की जेल मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण कर दिया। साथियों, उसको जेलों में भी आराम से नहीं रहने को मिला, उसके साथ वहाँ भी यातनाएं हुई। यहाँ तक कि बताते हैं कि उसका यूट्रस भी निकाल दिया गया, उसकी बच्चेदानी बाहर कर दी गई ऑपरेशन के माध्यम, सर्जरी के माध्यम से, कि जिससे दूसरी फूलन पैदा ना कर सके। इधर माननीय साहब कांशीराम ने जब इस बात को संज्ञान में लिया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री 1993 में मुलायम सिंह यादव पर दबाव बना करके मुलायम सिंह यादव से उसके सारे मुकदमे वापस कराए, जेल से बाहर हुई और 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्ज़ापुर से सांसद बनी। सांसद बनने के बाद वह एक दिन पार्लियामेंट से अपने आवास पर वापस आ रही थी। वह दिन था 25 जुलाई 2001। लेकिन इधर सारे मनवादियों ने मिलकर के शेर सिंह राणा को तैयार किया और वह घात लगाए बैठा हुआ था रास्ते में कि जैसे फूलन देवी गाड़ी से उतर के पैदल घर में जाने लगी, उसने धड़ाधड़ गोलियों का वार किया। फूलन देवी मौके पे ही अपने दम तोड़ दिया। साथियों, शेर सिंह राणा ऐसे वीआईपी एरिया में फूलन की हत्या करता है जहां एक तरफ राजनाथ सिंह का आवास है, दूसरी तरफ अन्य सांसदों का आवास है, जहां पर वीआईपी सुरक्षा होती, और वहां से वो गोली मार के भाग निकला और उसे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद तिहाड़ भेजा गया। तिहाड़ से नाटकीय ढंग से उसे फिर निकाला गया, फिर अरेस्ट किया गया और फिर
उसे जमानत दे दी गई। आज वह आरोपी खुला घूम रहा है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी महान वीरांगना ने जो अपना जीते जी बदला ले लिया था, बल्कि वही सही था। उसके मरने के बाद आज जो सरकार है, आज जो न्याय व्यवस्था है, ये पूरी तरह से गलत तरीके से काम कर रही है। फूलन के साथ न्याय नहीं हुआ, बल्कि उसके आरोपी को बचाया गया। साथियों, ये कब तक चलेगा? इस देश में ऐसे अन्याय और अत्याचार करने वाले को जेल की सलाखों में कब ठूसा जाएगा? ये सवाल है आप लोगों से, ये सवाल है उन लोगों से जो सताए हुए लोग हैं कि आप ऐसे लोगों को सत्ता में क्यों भेजते हो, जो आपके लिए न्याय की बात करते नहीं, आपके लिए कानून बनाते ही नहीं हैं, बल्कि आपको सताए हुए लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग कतई सत्ता में ना भेजें, क्योंकि फूलन अगर अपने आप में मजबूत ना होती तो इसको कब का नोच खा गए होते। 38 साल के फूलन 38 साल बेमिसाल पेश करके गई है। साथियों, 38 साल में फूलन के ऊपर कितने जुर्म हुए। उसके चाचा ने किया, उसके बड़े दादा ने किया, उसके पति ने किया, और पति का भी उसने बदला लिया था। साथियों, गांव में जा कर के सरेआम चाकू मारने का काम किया था, क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार करना कोई गलत नहीं होता, क्योंकि सताए हुए लोग ही बदमाश बनते हैं। तो सताने का काम ये कब तक चलेगा? जब तक कि आप लोग आंखें नहीं खोलोगे, तब तक, जब तक कि आप लोग शिक्षित नहीं हो जाओगे, जब तक कि आप लोग अपने हाथ में शासन सत्ता नहीं ले लोगे। तो इसलिए अंत में फूलन देवी को नमन करते हुए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएँ, मान सम्मान स्वाभिमान को समझें, भारतीय संविधान में दिए हुए अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करें। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जाके अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो 2024 में जो चुनाव आएगा उसमें आप शासक बनेंगे, अपनी पार्टी को वोट देंगे, और किसी भी विरोधी पार्टी को जो आपके ऊपर अत्याचार करवाते हैं, जो आपके हुए अत्याचार के आरोपियों को बचाते हैं, ऐसे लोगों को कतई आप सत्ता में नहीं लाएंगे, और चाहे कोई भी पार्टी हो। तो साथियों, मैं अपनी बात पर विराम देने से पहले एक निवेदन करूंगा कि इस चैनल को जो आप देख रहे हैं, बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल, जो बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करता है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली अपडेट आपको आसानी से मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। क्रांतिकारी नमोदय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।